बहुत विशेष प्रस्तुति ये होने वाली है क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में वो होने वाला है जिसकी कल्पना बीजेपी ने आज नहीं बल्कि उस वक्त की थी जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी। बंगाल में आज जो परिवर्तन होने वाला है वो परिवर्तन अपने आप में बंगाल की विकास विरासत की कहानी को समेटते हुए देश के लिए, भारत के लिए एक नई राजनीतिक दिशा और दशा तैयार करने वाला है। बंगाल में आज भगवा राज की शुरुआत होगी, भव्य शपथ की तैयारी हो चुकी है। मेरे पीछे जो ये चेहरा आप देख रहे हैं वो पश्चिम बंगाल का एक ऐसा जायंट किलर सामने आया है जिसने ममता बनर्जी को उसके गढ़ में ही घुसकर जिस तरह से शिकस्त दी, परास्त किया और उसके बाद बंगाल का प्रणेता बनकर उभरा शुभेंदु अधिकारी। और वही शुभेंदु अब से महज घड़ी देख लीजिए, महज 56 मिनट के बाद पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। तो बड़ी और अहम खबर के साथ, ब्रेकिंग न्यूज के साथ ही इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपसे कुछ महज 56 मिनट के बाद आज नई सरकार का शपथ ग्रहण, शुभेंदु अधिकारी सरकार राज्य की शुरुआत आज हो जाएगी। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं शुभेंदु। ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर यह महत्वपूर्ण शपथ ग्रहण होने वाला है जिसमें तमाम जो वीवीआईपी हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी रहेगी, गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही वहां मौजूद हैं। 10,000 वीवीआईपी गेस्ट इस पूरे शपथ ग्रहण में मौजूद होंगे और कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा लोग आज इस शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनने वाले हैं। राजनीति में, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसे अध्याय की आज शुरुआत होने वाली है जो तमाम उन भ्रांतियों को तोड़ने वाला है। जो ये कहा जाता रहा है कि पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक इतिहास है वो रक्त रंजित रहा है, लेकिन शुभेंदु ने आते ही ये कहा कि इस जो इतिहास है उस इतिहास को बदलकर नया इतिहास लिखना है। वो इतिहास लिखना है जिसमें न केवल सत्ता परिवर्तन की कहानी होगी बल्कि बंगाल में वैचारिक क्रांति, उसकी विचार, उसकी सांस्कृतिक मर्यादा, उसकी विरासत और समेकित विकास को जोड़ते हुए जो कहानी बनेगी उसकी आज शुरुआत होने वाली है। तो बीजेपी के लिए बेहद खास दिन है। शुभेंदु अधिकारी अब से कुछ देर के बाद ही पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हमारी नजर इस बड़ी खबर पर लगातार बनी रहेगी। ब्रिगेड परेड ग्राउंड जो कि पहले भी कई राजनीतिक घटनाओं का साक्षी हो चुका है, आज उसी ग्राउंड पर एक नया अध्याय पश्चिम बंगाल की राजनीति के में जुड़ जाएगा। एक ऐसा अध्याय जो साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में बदलाव की बयार जो आई है उसे लेकर बदलाव की कहानी कहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान आपको याद होगा कि पहले ही उन्होंने कहा था कि बदला नहीं, बदलाव चाहिए, और ये बदलाव आज इस शपथ के साथ शुरू हो जाएगा। थोड़ी ही देर में नई सरकार का शपथ ग्रहण है पश्चिम बंगाल में। जो ये भी कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के मंत्रिमंडल में जो खास चेहरे होंगे, हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बहुत जल्द उन नामों का भी खुलासा हो सकता है और वो भी यहां पर शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। शंकर घोष और दिलीप घोष मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा अग्निमित्रा पॉल, रूपा गांगुली का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। स्वप्न दास गुप्ता, शारद्वत मुखर्जी का नाम भी शामिल है। इंद्रनील अजीत कुमार भी बन सकते हैं मंत्री। तो ये तमाम वो संभावित नाम हैं जो शुभेंदु अधिकारी सरकार में मंत्री के रूप में पदभार संभाल सकते हैं और उनका शपथ ग्रहण भी आज हो सकता है। तो इस समारोह के लिए बेहद खास तैयारी परेड ग्राउंड में की गई है। और ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं शुभेंदु अधिकारी की। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब विधायक दल का नेता उन्हें चुना गया और कन्वेंशन हॉल में जब गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम की घोषणा की तो चारों तरफ सिर्फ जय श्री राम के उद्घोष नजर आए और यहां पर शुभेंदु अधिकारी पर भरोसा जताया गया है। भय नहीं, भरोसा, यही लाइन दी गई पश्चिम बंगाल में लोगों के बीच में, और यही वजह रही कि ये जो भरोसा जागा है उसने इस बार बीजेपी को छप्पर फाड़ वोट दिए और अंततः पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। इन सब के बीच आज का दिन भी बहुत खास है, विशेष है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती है और रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज के दिन को खास तौर पर चुना गया और अब से कुछ देर के बाद ही
शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। अब हम आपके सामने जो इस वक्त आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी क्यों खास हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। शुभेंदु को जायंट किलर कहा जाता है, जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत आपको याद हो कि कांग्रेस से की, क्योंकि इनके पिता शिशिर अधिकारी कांग्रेस के बहुत खास लीडर रहे हैं उनके। और उसके बाद जब शुरुआत शुभेंदु ने कांग्रेस से की, उसके बाद वो टीएमसी में शामिल होते हैं, लेकिन टीएमसी में बेहद खास तरीके से ममता बनर्जी के राइट हैंड माने जाते रहे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ये आरोप लगाया था 2020 में कि अब टीएमसी बदल रही है, वहां पर पुराने लोगों की सुनी नहीं जाती, और आखिरकार उन्होंने टीएमसी का में पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ लेने वाले हैं। और इस वक्त ये भी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं कोलकाता, जहां पर ब्रिगेड मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। बड़ी और अहम खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए उपस्थित हैं। इसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कोलकाता पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही से वहां मौजूद हैं। आज के इस विशेष आयोजन में प्रतिभाग करने के लिए जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों की भी उपस्थिति रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। और फिलहाल जो खबर आ रही है, एयरपोर्ट शुभेंदु अधिकारी पहुंच चुके हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो रिसीव करने वाले हैं। बड़ा आज का आयोजन होने वाला है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पहली बार कमल खिला है। और ऐसे में आज का एक आयोजन न केवल शक्ति प्रदर्शन है, बल्कि हिंदुत्व की एकता का भी प्रतीक के रूप में आज के इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। इस बीच खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट पर शुभेंदु अधिकारी खुद उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो तैयारियां अपने आप में देखिए, इस वक्त जो ब्रिगेड परेड की तरफ जाने वाली जो सड़क है वो सिर्फ बीजेपी के झंडों से पटी हुई है। और यहाँ पर विशेष तैयारियां जो हो रही थी कल, ये उसकी तस्वीरें हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर वो भव्य आयोजन जिसका इंतजार दशकों से बीजेपी कर रही थी। हमारे साथ अमित तिवारी इस वक्त जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, और साथ ही साथ हमारे साथ जाने वाले पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं सुरेंद्र स्वामी जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और अमित जी, आपके साथ शुरुआत करती हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए आज का दिन बहुत खास होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। न केवल आज रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती है, बल्कि आज कहना चाहिए कि इस जयंती के दिन एक ऐसा सपना पूरा होने वाला है जिसकी नींव श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब जनसंघ की स्थापना की थी तब से ही अपने मन में रखी हुई थी, लेकिन आज वो जो मंजिल थी वो बनकर तैयार हो गई है। अमित जी। निश्चित तौर पर लावनी जी, ये हमारे लिए बहुत ही उत्साह का पल है, बहुत ही गर्व का पल है, बहुत ही भावुकता का पल है, क्योंकि आप देखिए 70-80 साल के संघर्ष के बाद 47 के बाद वहां पर हमारी सरकार बनने जा रही है, पहली बार बनने जा रही है। ये सिर्फ एक सरकार बनने की कवायद नहीं है, बल्कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जैसा आपने सही कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक श्रद्धांजलि देने का भी समय है, सब उनको याद करने का समय है, उनके संघर्ष को याद करने का समय है, और जो सीख उन्होंने दी है उसको आगे लेकर चलने की जरूरत है। और इसके साथ साथ हमने कल भी देखा जब अमित शाह जी ने अपना वक्तव्य दिया, तो वो एक भावुक पल था जब उन्होंने कहा कि हमारे इस यात्रा में 321 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है, और हजारों जन सामान्य ने को अपनी आहुति देनी पड़ी है आज इस संघर्ष के बाद, जब हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं उसमें। तो जिस तरीके की रक्त रंजित राजनीति बंगाल में रही है उसको आज खत्म करने की बारी है। और मैं बहुत पहले से ये कहता आ रहा हूं कि ये जो निर्वाचन था
पश्चिम बंगाल का वो प्रतिशोध का नहीं बल्कि प्रतिकार का निर्वाचन था। प्रतिकार था महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था कि वो अब नहीं होना चाहिए, उसको रुकना चाहिए, भ्रष्टाचार को रुकना चाहिए, पॉलिटिकल किलिंग को रुकनी चाहिए और एक करप्शन फ्री, एक गुंडागर्दी फ्री, टोलाबाजी फ्री एक जनता को एक सरकार मिलनी चाहिए। तो इन सब के विरुद्ध जो लड़ाई थी आज हम उसमें सफल हुए हैं और जो भी कल तक आप देख रही होंगी पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों से उत्सव की तस्वीरें आ रही हैं। कहीं पे स्कूल खोले जा रहे हैं, कहीं पे कांग्रेस कार्यकर्ता अपने दफ्तर खोल रहे हैं, कहीं पे मंदिर खोले जा रहे हैं। तो ये इस तरीके का जो भय का वातावरण था, आज भय स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि वो भाग रहा है। वो अगर कहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ तृणमूल के गुंडों के दिलों में है, क्योंकि अब जो इसके आगे की जो कार्रवाई होगी वो निश्चित तौर पर एक जनता को न्याय दिलाने की कार्रवाई होगी। कानून सम्मत जो भी उन पर उन्होंने अपराध किए हैं उसके उनको सजा दिलाने की कार्रवाई होगी और एक पूरे के पूरे बंगाल को भय मुक्त वातावरण देने की जो एक तैयारी है वो कहना चाहिए आज से शपथ के साथ ही शुरू हो जाएगी। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि सुरेंद्र जी कल ही जब गृहमंत्री अमित शाह जब वक्तव्य दे रहे थे, शुभेंदु अधिकारी का नाम की घोषणा के बाद उन्होंने न केवल अपने कार्यकर्ताओं को नमन किया बल्कि उन्होंने एक बात कही कि अब हमें एक चीज बदलनी होगी। एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण जो होता रहा है, इसे बदलने का समय आ गया है। तो ये जो शपथ ली गई है और आज जो शपथ होगी, जो लेने वाले हैं, ये शपथ किस तरह से पूरी होगी? क्या बंगाल का चरित्र बदलेगा? क्योंकि यहां पर ये देखा गया था कि वामगढ़ जब खत्म हुआ, ये कहा गया कि चरित्र बदलेगा, लेकिन टीएमसी में वही लोग आए, चरित्र नहीं बदला। अब टीएमसी से बहुत सारे लोग बीजेपी में आ चुके हैं, तो चरित्र वो लोग लेकर आते हैं, तो वो चरित्र का बदलाव कैसे होगा? भय मुक्त वातावरण हो। शुभेंदु अधिकारी ने जब गुरुदेव को नमन किया तब भी उन्होंने इसी बात का उल्लेख किया और कल गृह मंत्री जो बात में कह रही थी कि राजनीतिकरण नहीं का, राजनीति का अपराधीकरण ये रुके, लेकिन ये चरित्र जो चला आ रहा है, इस चरित्र का बदलाव कैसे होगा? क्या ये चुनौती होगी बीजेपी के सामने, शुभेंदु अधिकारी के सामने? सुरेंद्र स्वामी जी। जी मुझसे जी मेरा ये आपसे ही प्रश्न है जी। आपकी आवाज थोड़ी ठीक से नहीं है, एक बार फिर से बताएंगे? मेरा बहुत साधारण सा प्रश्न है कि जब हम कहते हैं कि बंगाल को भयमुक्त समाज देना है, भयमुक्त जो वातावरण है वो देना है, तो ऐसे में जब कल गृह मंत्री ये कहते हैं कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण होता रहा है जिसे बदलना है, लेकिन इस बदलने के लिए जो बंगाल का राजनीतिक चरित्र रहा है उसे कैसे बदला जाएगा? क्योंकि जब वामपंथियों का राज था, अब वो खत्म, तब भी रक्त रंजित इतिहास हमने देखा, फिर टीएमसी का काल आया तब भी हम रक्त रंजित इतिहास देख रहे हैं। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ ये जो कहना चाहिए कि एलिगेशंस की पॉलिसी हो या फिर रक्तपात की जो राजनीति रही है, इसको किस तरीके से बदलेगी बीजेपी? ये कितना बड़ा चैलेंज होगा बीजेपी के लिए? इसमें बीजेपी को बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि ये समझने की बात है सभी लोगों को कि ये जो बदलाव है, ये बदलाव हिंदुओं का बदलाव है। ये चुनाव हिंदुओं ने अपनी स्वतंत्रता, अपनी निर्भयता और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर लड़ा है। ये हिंदुओं के बलिदान का, बंगाल में उनके शौर्य का और उनके संकल्प की जीत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की भी जीत है। अब जो राजनीतिकरण हुआ है और फिर उससे जो अपराधीकरण हुआ है, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज के संरक्षण से ही होता है। क्योंकि अब हिंदू एक हो गया है और उसे अपनी सुरक्षा की आवश्यकता महसूस हुई है और उसने ये महसूस किया है कि अगर हम एकजुट होकर लड़ेंगे तो सरकार कोई भी हो, हमको पीछे हटने की जरूरत नहीं है। और पिछले 3-4 दिनों में जो बंगाल में उत्साह है, गली गली में जो उत्सव का माहौल है, वो उत्सव का माहौल हर हिंदू मना रहा है। ये खाली भाजपा नहीं मना रही है, ये हर हिंदू मना रहा है। तो इसलिए अगर भाजपा अभी भी अपराधीकरण करने नहीं कर पाएगी
और अफसरों के और नौकरशाही का राजनीतिकरण को नहीं रोक पाएगी तो फिर कभी नहीं होगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार ये पहल खुद हिंदुओं की तरफ से आएगी। वो इस बात पर निगाह रखेंगे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वापस जो टीएमसी जो वादे लेके आई फिर वो उसी में चले जाएं जैसे वामपंथ ने किया। इसीलिए वामपंथ को फायदा ये था कि जो हिंदू था वो बटा हुआ था और वो हिंदुओं के सहारे राज कर रहे थे मुसलमानों को लेकर और उनको पैम्परिंग कर रहे थे। उनको उन्होंने अवैध कब्जे कराए, उनको जमीनें दी, उनको आगे बढ़ने दिया, उनको हर तरह से मदद मतलब करी। तुष्टीकरण की राजनीति में हमने वो सब कुछ किया गया जिसने हिंदुओं को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि अब ये चरित्र बदलने की जरूरत है और कहते हैं कि जब चरित्र बदलता है तो निश्चित रूप से एक परिवर्तन आता है। तो अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के सांस्कृतिक बंगाल की जो पुनर्स्थापना है कहना चाहिए, वो शायद इस शपथ के साथ शुरू हो जाए। हालांकि चुनौतियां बहुत होने वाली है, हमारी नजर भी बनी रहेगी इस विशेष शपथ ग्रहण समारोह पर। तो बेहद खास दिन है आज पश्चिम बंगाल के लिए। अब से महज 35 मिनट के बाद वो होगा जिसकी कल्पना कभी बीजेपी ने दशकों पहले की थी, लेकिन आज पहली बार वो सपना साकार होने वाला है। पश्चिम बंगाल को बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री मिलने वाला है और वो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी होंगे। वो शुभेंदु अधिकारी जिनके लिए कहना चाहिए कि उन्होंने हिंदुओं को एकजुट किया और जब एकजुट हिंदू हुए तो वो ताकत यहां पर नजर आई है। अमित, आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल करने वाली हूं क्योंकि जब हम हिंदुओं की एकजुटता की बात करते हैं, जैसा अभी सुरेंद्र जी कह भी रहे थे कि ये जीत दरअसल उन हिंदुओं की जीत है जिनको हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया गया था। लेकिन जब हम हिंदुओं की जीत की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद की राजनीति की भी बात होती है। बंगाल की मूल संस्कृति उसी राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई है, वो चाहे जनगण मन के रूप में हो क्योंकि गुरुदेव की जयंती आज हम मना रहे हैं, वो चाहे वंदे मातरम के रूप में हो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात की जाए, तो ये जो राष्ट्रवाद की राजनीति है, क्या बीजेपी अब उस राष्ट्रवाद की राजनीति को पश्चिम बंगाल की धुरी बनाएगी? लावनी जी, देखिए, राष्ट्रवाद हमारे केंद्र में हमेशा से रहा है और हम राष्ट्रवाद की राजनीति नहीं बल्कि उसको एक चरितार्थ कर दिखाने का प्रयास करते हैं। पहली बात, क्योंकि राष्ट्रवाद राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, राष्ट्रवाद तो हमारा चरित्र होना चाहिए। ऐसा चरित्र सबका होना चाहिए। पर जिस तरीके से आपने और देखिए अमित, आप जब अपनी बातें कह रहे हैं तो इस वक्त ये लाइव विजुअल्स भी आ रहे हैं, अगर आप भी देख पा रहे हो तो देखिए, जिस राष्ट्रवाद और हिंदू एकता की हम बात करें, जरा फुल स्क्रीन विजुअल लीजिए, वहां पर देखिए कि किस तरीके से आज खुलकर जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं, भारत माता की जय भी बोला जा रहा है, वंदे मातरम भी नजर आ रहा है और बीजेपी के झंडे भी नजर आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं से यही तो मूल था बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, जो खो गया था। और ऐसा लग रहा है कि जब कहते हैं ना कि कुछ खोई हुई चीज वापस मिलती है तो उसका जो उत्साह होता है, उसका जो उमंग होता है, उसकी जो खुशी होती है, वो 2 गुनी 4 गुनी नहीं बल्कि कई गुना होती है और वही खुशी आज नजर आ रही है। अमित, निश्चित तौर पर लावनी जी, और आपने जो कहा कि जय श्री राम आज लोग खुलकर बोल रहे हैं। कल तक जो बोलने पर ममता बनर्जी खुद अपनी गाड़ी रोककर उतर कर और ढूंढती थी कि किसने जय श्री राम बोला और उसको सजा मिलनी चाहिए, आज वो स्थिति नहीं है। आज वो परिवर्तन हम देख रहे हैं। तो जिस हिसाब से वहां पर बंगाल में एक तरीके से बांग्लादेशियों को घुसपैठ कराने की कभी ममता बनर्जी उसकी पुरोधा रही हैं कि उसका विरोध करते हुए, लेकिन सत्ता में आते ही जैसे ही उनका चरित्र बदला कि वो अब घुसपैठियों के कंधे पर बैठकर अपनी सरकार चलाने लगी और कहने लगी कि ये तो दुधारू गाय हैं, इनके ये अगर लात भी मारते हैं तो सहना पड़ता है। खैर वो सब अब पुरानी बातें हो गई हैं। अब यहां से परिवर्तन होने जा रहा है, घुसपैठ भागने जा रहा है। अब घुसपैठियों की नहीं चलने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए, जब सत्ता निरंकुश हो जाती है, जब आप जन सामान्य का घर्षण करने लगते हैं, उसका दमन करने लगते हैं, तब जेपी जी की बात मुझे एक याद आती है जब उन्होंने कहा था कि कुर्सी खाली करो कि जनता आती है। और जनता आ गई यहाँ पर आपने निश्चित तौर पर, और जो दमन आपने दशकों तक किए, जिन महिलाओं के साथ आपने अत्याचार किया, जिन महिलाओं के, और केवल एक पार्टी नहीं, उनके कार्यकर्ता, उनका कार्यालय, सब इसमें लिप्त था। हमने संदेश खली, हास खली, आरजी कर, असंख्य घटनाएं हैं जो अभी मैं अगर व्यक्त करने जाऊं, आपने देखा रत्ना देवनाथ जी जिनको टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जो आरजी कर की जो विक्टिम थी, उनकी माता थी, उनके ऊपर प्रचार के दौरान थूका गया, उनको गालियां दी गई।
वो बोलते समय न केवल प्रचार के दौरान, बल्कि मुझे याद है कि जब वो जिस दिन वोटिंग हो रही थी और वो बूथ पर पहुंची थी, उनका घेराव तक कर लिया गया था, उन्हें डराने तक की कोशिश की गई थी। निश्चित रूप से आपने कहा कि ये जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में जो एक साइलेंट एंगर था हिंदुओं का, दरअसल वो साइलेंट एंगर ही निकला है जिसे ना तो टीएमसी समझ पाई, ना ममता बनर्जी समझ पाई, और आखिरकार आज वो हुआ जिसकी कल्पना ममता बनर्जी ने नहीं की थी। हम इस विशेष प्रस्तुति को जारी रखेंगे, स्पेशल कवरेज भी जारी है। कुछ ही देर के बाद अब शुभेंदु अधिकारी शपथ लेने वाले हैं मुख्यमंत्री के रूप में। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में नजर बनी रही। साथ अमित तिवारी जी लगातार बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, और इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अनिल गर्ग साहब भी जुड़ चुके हैं। दोनों का फिर से स्वागत करते हैं। और जल्दी से अनिल जी आपके पास आते हुए, आज के दिन को आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि आज का दिन केवल एक शपथ का दिन नहीं है। ये कहा जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन खाली नहीं हो रहा है, बंगाल का पूरा परिदृश्य बदलने वाला है, पश्चिम बंगाल का पूरा परिदृश्य बदलने वाला है। किस तरह से लेते हैं आज के दिन को आप, अनिल जी? जी, अगर एक लाइन में बोलूं, देश की आजादी से पहले जो वंदे मातरम गीत पूरा सर चढ़ के पूरे बंगाल में बोलता था, और आजादी के बाद उस पे पहले थोड़ा सा और फिर अब पूर्ण विराम लगा दिया गया था, आज फिर वो वंदे मातरम गीत पूरे बंगाल में गाया जा रहा है, जोर जोर से गाया जा रहा है और पूरे लयबद्ध तरीके से गाया जा रहा है। ये एक वैचारिक बदलाव आया है बंगाल में। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात? क्योंकि अपीजमेंट की राजनीति कांग्रेस की और कम्युनिस्ट से होती हुई, टीएमसी से होती हुई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वहां पर आप भारतीय कल्चर, सनातन संस्कृति की बात करना भी वहां गुनाह हो गया था। वहां श्री राम का नाम लेना, श्री राम का जयघोष करना एक अपराध माना जा रहा था। तो ये वहां से चलकर बंगाल आज यहाँ पे आया है, जब भारत की पुरातन सनातन संस्कृति एक बार दोबारा वहां पे जागृत हो रही है। और आज से ही आप पूरा वातावरण देख लीजिए, वहां पे श्री राम जी के जयघोष हो रहा है, वंदे मातरम का जयघोष हो रहा है, भारत माता की जय हो रही है, और जितने भी बंगाल की जो संस्कृति है उसको दिखाने वाले दृश्य, और मैं तो ये कहूंगा बंगाल के जो खाने वाले व्यंजन है वो भी सारे स्टॉल वहां पे आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो आज के ये सब जन समारोह से ही समझ में आता है कि बंगाल अपने बदलाव के उस दौर पे पहुंच गया है जहां पे वो अपनी पुरानी सनातन संस्कृति को, अपने गौरव को प्राप्त करेगा। और दूसरा अहम बात यह है, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से, भारत के बॉर्डर की दृष्टि से जो घुसपैठ का एक बड़ा सुलभ साधन बना हुआ था वेस्ट बंगाल, अब उस पर पूर्ण रूप से रोकथाम लगेगी। और मुझे लगता है कि भारत का पूर्वोत्तर की जो सीमा है अब पूरी तौर पर सुरक्षित हो जाएगी। ये बहुत जरूरी भी था। लेकिन अनिल जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी जुड़े हुए थे, उनसे भी ये प्रश्न किया था कि एक कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर को कैसे बदला जाएगा। जब हमने देखा था कि 34 सालों तक वामपंथ का जब गढ़ रहा पश्चिम बंगाल, उसके बाद वाम का जब किला ढह गया तो वहां से बहुत सारे लोग टीएमसी में चले आए। वो जो रक्तपात की जो संस्कृति थी फिर टीएमसी के लोगों के अंदर भी शुरू हो गई। अभी ये देखा जा रहा है कि टीएमसी से भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो ये जो रक्तपात वाला जो चरित्र है, इस चरित्र में बदलाव कैसे आएगा? क्योंकि शपथ से पहले भी वो हुआ है जिसने कई सवाल खड़े किए हैं। तो ये चरित्र कैसे बदलेगा, और ये चरित्र बदलने के लिए जो माहौल क्रिएट करने की जो जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी अब अपने कंधों पर लेने वाले हैं, वो कैसे लेंगे, ये महत्वपूर्ण है। ये तो आज की सच्चाई थी। आपने सिर्फ कम्युनिस्ट से टीएमसी का ट्रांसफर बोला, मैं इससे पहले भी जाता हूँ, कांग्रेस से सीपीआई में भी ऐसे ट्रांसफर हुआ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस शासन में जिसको हम बाहुबली कहते थे, गुंडा कहते थे, या दबंग नेता कहते हैं, आप कुछ भी उनका नाम ले दीजिए, जो ब्लॉक स्तर के अपने नेता से, वही लोग कटमनी लेते हैं, वही लोग चंदा के नाम पे कुछ भी करते हैं, वही लोग जो सरकारी योजना है उसको नीचे तक पहुंचाने के नाम पे कमीशन लेते हैं। वो लोग कांग्रेस से सीपीआई में ट्रांसफर हुए, फिर सीपीआई ने लंबे टाइम तक शासन किया, और जब टीएमसी सत्ता में आई तो तुरंत फिर वो बहुत जल्दी करके टीएमसी में ट्रांसफर हुए। लेकिन एक बदलाव मैं सोचता हूँ यहाँ पे नहीं होगा, उसका एक उदाहरण देता हूँ आपको। अभी मैं पीछे खबर देख रहा था, जिस दिन 4 तारीख को नतीजे आ रहे थे, उस दिन एक पेट्रोल पंप की एक शिकायत आई। शिकायत क्या थी? उसके पेट्रोल पंप के ही एरिया में, उसकी ही परिधि में एक छोटा सा दुकान था जिसको टीएमसी के गुंडों ने कब्जा कर रखा था, और जैसे रिजल्ट आने लगे टीएमसी के गुंडे उसको ताला मार के भाग गए। लेकिन शाम होते होते वही टीएमसी के गुंडे वहां पे वो भगवा वस्त्र पहन के वापस आए और ताला खोलने लगे। पेट्रोल पंप के मालिक ने कहा कि भैया कौन तुम? जी अब हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हम यही बैठेंगे।
उसने पुलिस को कॉल किया। पुलिस वालों पे वहां पे जब स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के लोगों से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है और हम इस तरह से किसी को नहीं लेंगे। उनको अरेस्ट कर लिया गया और वो जगह वापस पेट्रोल पंप को मिल गई। ये एक उदाहरण मैंने आपको बताया। दूसरा उदाहरण देता हूँ, वहीं पे कांग्रेस के एक कार्यालय पे कब्जा कर रखा था टीएमसी वालों ने। वहीं कांग्रेस की नेता अगले दिन गई और उसने ताला तोड़कर अपना कब्जा लिया और वापस कांग्रेस का बैनर लगा दिया। इसमें बीजेपी कहीं नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने अपना वापस कार्यालय ले लिया। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि ये ट्रांसफर नहीं होगा या नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने की कल्चर है, कभी भी वो ऐसे लोगों को अपने साथ नहीं लेगी जो गुंडा टाइप है या दबंग तो सही शब्द है, जो गुंडागर्दी करते हैं, कमीशन खोर करते हैं। दूसरी बात है, मैं यहाँ पे भाजपा के साथी सुन भी रहे होंगे, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पोस्ट इलेक्शन पोस्ट रिजल्ट अगर आपसे कोई भी ब्लॉक स्तर का, जिला स्तर का, ऊपर के स्तर के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जिला स्तर का या ब्लॉक स्तर का नेता आपके पास आने की कोशिश करे, आपके पास आके अपना कार्यकर्ता बनने की कोशिश करे, तो कृपया करके अगले 5 साल तक उसको अपना कार्यकर्ता नहीं बनाइए, क्योंकि ब्लॉक और जिला स्तर का कार्यकर्ता वो आपका कार्यकर्ता बनने नहीं आया है। उसको मालूम है कि सत्ता का ट्रांसफर हुआ है और इस सत्ता में हमारी चूंकि भागीदारी टीएमसी के रहते थी, दोबारा भागीदारी के लिए आपके पास आएगा। तो आपको सतर्क भी रहना है, आपको होशियार भी रहना है। क्योंकि अगर परिवर्तन की बात हो रही है, पलटानो सरकार की बात हो रही है अमित तिवारी जी, तो निश्चित रूप से परिवर्तन के लिए तो हर वो महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा जो जरूरी है, और ऐसे में स्क्रूटनी करना भी बहुत जरूरी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपकी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो ये सबका जो साथ होगा वो सबके साथ में भी आपको चयनित करना होगा जरूर से कि विश्वास कौन आप पर रख रहा है। आप तो सबके विश्वास की बात करते हैं, लेकिन क्या विश्वास आप पर भी रखा जा रहा है? आपके भरोसे के साथ जो लोग चल सकते हैं उनको लेना एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। अमित तिवारी जी। लावनी जी, देखिए, आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो इस शब्द में जो गुंडे हैं ना, उनको भी विश्वास है कि अगर वो कुछ करेंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये इस विश्वास के दायरे हर व्यक्ति के लिए बदलते रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, 15 सालों में जो ममता बनर्जी ने जो सिंडिकेट बनाया है, आप चाहे रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मिलकर, गुंडागर्दी मिलकर और चरम पर तुष्टिकरण करके जो ये सिंडिकेट का गठजोड़ बनाया है, इसको तोड़ना निश्चित तौर पर हमारे लिए एक चुनौतीजनक होगा। जिस तरीके से वहां पर पूरे के पूरे बंगाल में अपराधीकरण हुआ है, जन सामान्य को जिस तरीके से परेशान किया जाता है, निश्चित तौर पर और कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। और एक चीज हमें ये समझने की जरूरत है कि अभी अनिल जी जो कह रहे थे कि कोई भी आए तो उनको लेना नहीं है, निश्चित तौर पर आप देखिए, जिस दिन इलेक्शंस खत्म होते हैं, जो कल तक टीएमसी कर रहे थे, बड़े बड़े प्रवक्ता टीवी पर आकर ये कहने लगे कि अब तो हम टीएमसी नहीं करते हैं, अब तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, हम तो टीएमसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। टीएमसी के गुंडे भाजपा का झंडा लेके हमारे घर के सामने गाली गलौज कर रहे हैं। बड़े बड़े प्रवक्ता जो कल तक आप जिसको देखती थी कि टीवी पर टीएमसी के पॉलिसीज को डिफेंड करते थे, उनकी गुंडागर्दी को डिफेंड करते थे। मेरे खुद के कार्यक्रम रण क्षेत्र में भी टीएमसी प्रवक्ता ने कहा कि इस्तीफा दे देना चाहिए ममता बनर्जी को। हलचल बढ़ चुकी है परेड ग्राउंड पर, ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर, जहां पर शुभेंदु अधिकारी अब से कुछ पल के बाद ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, कोलकाता में बीजेपी सरकार गठन का आज ऐतिहासिक दिन है, और इस दिन को और विशेष बनाने के लिए शपथ समारोह में तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बीच उनका स्वागत हुआ। परेड ग्राउंड में थोड़ी ही देर में शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। कोलकाता में बीजेपी सरकार गठन के लिए यह ऐतिहासिक दिन है। तो बेहद खास पल धीरे धीरे ये आता जा रहा है, और जो कहना चाहिए उमंग और उल्लास है वो बढ़ता ही जा रहा है। खबर ये भी आ रही है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड ग्राउंड की तरफ निकल चुके हैं और बहुत जल्द उनकी वहां उपस्थिति होगी। एक चीज जो अनिल जी मैं आपसे जानना चाह रही हूं, शुभेंदु अधिकारी एक ऐसा नाम जिसने न केवल पश्चिम बंगाल की राजनीति में अपने आप को ममता बनर्जी को हराकर जायंट किलर के रूप में अपने आप को स्थापित किया, बल्कि जो वहां के हिंदू जो बच चुके थे, कहते हैं ना कि जब जब हिंदू बटा है तब तब देश बटा है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने उन बटे हुए हिंदुओं को भी एक किया।
तो शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में जब शपथ लेंगे तो वो केवल बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ नहीं ले रहे होंगे, वो हिंदुत्व का वो चेहरा होंगे जिन्होंने एकता, एकजुटता और पश्चिम बंगाल की मूल संस्कृति को इस पूरे चुनावों के दौरान केंद्र में धुनी में लाकर खड़ा कर दिया था। अनिल जी, लावनी जी, आप शुभेंदु अधिकारी का पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उनका जो पीछे राजनीतिक जीवन है वो देखिए। पहली बात, वो पश्चिम बंगाल के हर ब्लॉक, हर गली से वाकिफ है। वो उनको ये बताना नहीं पड़ेगा किस ब्लॉक में, किस विधानसभा के कौन से ब्लॉक में क्या है, उनको मालूम है। उनको मालूम है कि उस ब्लॉक में रहने वाले कौन कार्यकर्ता किस माइंडसेट का है, ना सिर्फ बीजेपी का, इवन टीएमसी का भी, उससे पहले कांग्रेस का भी और सीपीआईएम का भी। यानी उनको किस कार्यकर्ता की क्या मानसिकता है उसको समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। टीएमसी को जितने बेहतर टीएमसी के नेता नहीं जानते हो, उससे ज्यादा बेहतर शुभेंदु अधिकारी जानते हैं। शुभेंदु अधिकारी को मालूम है कि किसकी मानसिकता क्या है। तो मेरा क्या कहना है, उनको टीएमसी की कमजोरी मालूम है, उनको टीएमसी की ताकत मालूम है, उनको टीएमसी के काम करने का तरीका मालूम है, उनको टीएमसी की रणनीति भी मालूम है। वो टीएमसी के एक बड़े नेता के रूप में थे पहले, तो ऐसा कुछ भी नहीं है टीएमसी के पास जिसकी जानकारी शुभेंदु अधिकारी को ना हो। दूसरी बात, बदलाव क्या हुआ? बदलाव हुआ है विचारधारा का। अब ये जिस विचारधारा को लेके चले हैं, इसमें अपीजमेंट नाम की दूर दूर भी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक विचारधारा के कारण किसी का कोई प्रताड़न होने वाले, बिल्कुल नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस फार्मूले पे चलेंगे, लेकिन इसके अंदर अपीजमेंट नहीं होगा। इसके अंदर मेजोरिटी माइनॉरिटी के नाम पे मेजोरिटी का दमन नहीं होगा। अरे जी, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी, लेकिन इस वक्त कुछ तस्वीरें आ रही हैं और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर हाथ हिलाते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए। फुल स्क्रीन विजुअल ले लीजिए प्लीज। ये मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंच चुके हैं और वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम के उद्घोष थे, वंदे मातरम का उद्घोष था, भारत माता की जय का उद्घोष, और बीजेपी के तमाम जो झंडे लहराते हुए ये कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो खास तौर पर आज उस बदलाव का साक्षी बन रहे हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि भय नहीं, भरोसे से बदलाव लाएंगे। तो ये भरोसे की तस्वीर है और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब यहां पहुंच रहा है ब्रिगेड ग्राउंड में, तो आप देख सकते हैं कि हलचल कितनी है। शुभेंदु अधिकारी उनके बगल में खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए अपनी चिर परिचित अंदाज में यहां नजर आ रहे हैं। लेकिन आज का दिन न केवल विशेष है, बल्कि आने वाले समय के लिए, आने वाले भविष्य की राजनीति के लिए दिशा और दशा भी निर्धारित करने वाले हैं। एक बड़ा संदेश यहां से निकल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके साथ शुभेंदु अधिकारी भी हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य की उपस्थिति भी है, दोनों तरफ आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के दोनों तरफ उनकी मौजूदगी है। और अब जरा अगर एम्बियंस दिखा सके, सुना सके हमारे दर्शकों को कि वहां का जोश जरा हमारे दर्शकों को सुनाइए। পর্দায় তার উপস্থিতিতে, তাদের সকলের উপস্থিতিতে, আর মঞ্চে হিন্দিতে বলে না চার চাঁদ লাগ গয়া, তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন স্মৃতি ইরানিজি আমাদের মধ্যে এসে পৌঁছেছেন। আরও এরকম অনেকে আছেন, কতজনের নাম আমরা করব, যাদের উপস্থিতি ভিন রাজ্য থেকে এসেছেন, তাদের সকলের উপস্থিতিতে আজ কিন্তু সেজে উঠেছে ব্রিগেডে। तो आज बंगाल में भगवा राज की शुरुआत हो रही है। कुछ ही पल में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाएं, इस बात की गवाही दे रहे हैं, इस बात के साक्षी बन रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में आज वो हो रहा है जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब हिंदू एक होता है, हिंदुत्व और सनातन का जब अलग जगता है, तो वो होता है जो आज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर अनिल जी मेरे साथ जुड़े हुए हो तो एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है अनिल जी, आपके पास लेकर आना चाहती हूँ। कुछ क्षण पहले ही अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति का शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित किया।
दरअसल ये वो हैं जो सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के। और बीजेपी का जो कार्यकर्ता होता है वो केवल कार्यकर्ता नहीं होता है, वो केवल पार्टी में कि एक राजनीतिक पार्टी है उसके लिए काम करना है इसलिए नहीं होता है, वो संगठनात्मक रूप से हिंदू समाज को किस तरीके से मूल्यों से जोड़ना है इस पर भी काम करता है। और आज ये जो सम्मान प्रधानमंत्री ने दिया है ये उसी काम को सम्मान है। अनिल जी, इस पर एक कमेंट पे आपका चाहती हूँ। क्या अनिल जी को मेरी आवाज पहुंच रही है? নানান অনুভূতিতে যাকে আমরা নানান लावणी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बिल्कुल आ रही है अनिल जी। हाँ। आपने मेरा तो मैं ये सवाल कह सुना रहा हो था- तो बताइए जी। हाँ, मेरा ये कहना है, जितना मैं जानकारी ले पाया हूँ उन साथी के बारे में, वो जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पुराने साथी और सहयोगी रहे हैं। और जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी, इसके जो कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होती है अपनी पार्टी से, वो यही होती है कि जब भी पार्टी सफल हो तो अपने जो रूट स्तर के कार्यकर्ता उनका सम्मान हो। और उसी संस्कृति को, उसी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति को आज भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी चितार्थ कर रहे हैं, सबके सामने दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सबसे ज्यादा सम्मानित रहता है और उसके शीर्ष नेता भी अपने साधारण से साधारण कार्यकर्ताओं को नहीं भूलते। और यही भारत की संस्कृति रही है कि आप अपने बुजुर्ग का सम्मान करिए, आप अपनी लिस्ट लेगेसी से आते हाँ हैं, बिल्कुल। उनका और सम्मान देखिए करिए। उन्होंने पैर छू के आशीर्वाद लिया है, ये बहुत बड़ी चीज है। हाँ। इसलिए मैंने कहा ना कि वो जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी रहे हैं, वरिष्ठतम कार्यकर्ता रहे हैं पश्चिम बंगाल में। तो नेचुरली बात है कि उनकी अपेक्षा इससे ज्यादा नहीं हो सकती कि भारत का प्रधानमंत्री स्वयं चरण छूके, पांव छूके उनको सम्मान दे। मुझे लगता है ये किसी भी नोबेल पुरस्कार से बड़ा सम्मान है आज के दिन, कि विश्व का सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक आपके चरण छूके आपसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है और आपको सम्मान दे रहा है। मैं इसके साथ एक चीज और जोड़ रहा हूँ। अभी मैंने सुना वहां पे बार बार हो रहा था, मैंने पहले भी सुना कि गंगोत्री से गंगा सागर तक अब भगवाकरण हो चुका है। लेकिन मैं इसके साथ एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, बड़ी टीस होती है जब क्रांति की ज्वाला जहां से उठी थी वो दो बड़े प्रदेश थे लावनी जी, एक बंगाल था और दूसरा पंजाब था। बंगाल को भी विभाजित किया गया और पंजाब को भी विभाजित किया गया। और सबसे ज्यादा पीड़ा अगर किसी दो राज्यों ने झेली है वो बंगाल ने झेली है और पंजाब ने झेली है। बंगाल आज लेकिन अब पीड़ा को, यही तो बीजेपी कह रही कि पीड़ा दूर करने का अब ये वक्त आ चुका है और बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी है। पंजाब में ये महत्वपूर्ण है, लेकिन हम पंजाब से पहले बंगाल की जो आज तस्वीर है, वहां पे लावनी जी गंगा नहीं बहती, लेकिन वहां पे गंगा से साथ साथ 5 नदियां बहती हैं, तभी उसका नाम पंजाब पड़ा है। तो मेरा ये कहना है, मुझे लगता है, और वो भी एक सीमावर्ती राज्य है, नहीं भूलना चाहिए। सबसे ज्यादा देश में इन्फिल्ट्रेशन कहीं से हुई है तो या तो बंगाल से हुई है, पंजाब और इसीलिए आपको याद होगा ना कि जब ये नतीजे आए, परिणाम आए थे, तो यही कहा गया था कि बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी है। पश्चिम बंगाल में आज भगवा राज की शुरुआत होने वाली है। कुछ ही पल में शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। तमाम सीधी जो तस्वीरें आ रही हैं हम वो आपके सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री की उपस्थिति है, तमाम बड़े डिग्निटरीज की यहाँ पर उपस्थिति है। सुनील कौशिक जी, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए ही केवल विशेष नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ है वो आने वाले भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा को काफी हद तक स्पष्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आज की तस्वीर को, इस तस्वीर को देखकर, जहां पर अब भारत माता की जय के भी उद्घोष है, जहां वंदे मातरम भी है, जहां जय श्री राम भी है, इस तस्वीर को देखकर आपके मन में पहला भाव क्या आया? सुनील कौशिक जी। और अब भूलती हैं लावनी जी, मुख्यमंत्री शपथ लेने से पहले भी भगवा कपड़े पहने हुए हैं, वो भी भगवे में दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि जिस भगवे को देख करके, जिस श्री राम के नारे को देख करके, वंदे मातरम कहने पर जहां पश्चिम बंगाल में हत्याएं हो जाती थी, मारपीट शुरू हो जाती थी, उस पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसकी बागडोर पश्चिम बंगाल में दी जा रही है, उनका राजनीतिक अनुभव देखिए, कांग्रेस में भी वो रहे हैं,
तृणमूल कांग्रेस में भी वो रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी में है, तो ये नहीं कह सकते कि उनको अनुभव नहीं है। पार्षद सबसे पहले 90 के दशक में, जहां तक मुझे याद है 1989 या 90 में वो पार्षद से उन्होंने शुरुआत की है। तो पार्षद, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस में जब थे उस समय, तो कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत करके और आज भारतीय जनता पार्टी में पहुंच कर सबसे बड़ी जीत दिलाने का श्रेय यदि है तो शुभेंदु अधिकारी को है। 2021 में आप देखेंगे कि 77 सीट पहुंचाने वाले, 77 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची, तो उसका श्रेय भी शुभेंदु अधिकारी को जाता था। तो ये सब जो व्यवस्था बदली है, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया, अमित शाह जी की जो रणनीति रही, सुनील बंसल जी का लगातार वहां डेरा डारा रहना, ये सब चीजें दर्शाती हैं कि किसी भी चुनाव को, किसी भी मैदान को भारतीय जनता पार्टी बहुत हल्के में नहीं लेती। और पश्चिम बंगाल की जहां तक राजनीति को समझते हैं, बहुत मुश्किल था। और मुश्किल इसलिए था कि जिस पार्टी का गठन, जिस पार्टी की विचारधारा, जिस पार्टी का संकल्प लेने वाला पश्चिम बंगाल की राजनीति में जन्मा हो। और आज आप देखिए 2014 नहीं, लगभग पूरा देश आजाद हुआ, आजादी के बाद 75 साल हो गए, 75 साल में पहली बार वहां सरकार बन रही है। तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इसीलिए लोगों ने, अगर आपने देखा हो तो परिणाम के बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल अब जाकर स्वतंत्र हुआ है, क्योंकि वहां जिस तरीके से जो कहते हैं ना राष्ट्रवाद के अलख के रूप में जो भाव जागृत हुआ था, उसके बाद ही कहा गया कि असली स्वतंत्रता तो आज मिली है, अभी तक तो हम परतंत्र थे, बंधक बने हुए थे। मैं आप दोनों के पास आऊंगी, अनिल जी और सुनील जी दोनों बने हुए हमारे साथ, लेकिन संगीता जल्दी से आपके पास आते हुए, शपथ की जो तस्वीरें हैं वो तो हम देख रहे हैं, शपथ ग्रहण होने वाला है, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि केवल मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी ही शपथ लेंगे या फिर आज कुछ और चेहरे होंगे जो शपथ लेते हुए हमें नजर आएंगे? संगीता। बिल्कुल, अभी देखिए मुख्यमंत्री के रूप में जहां तो शुभेंदु अधिकारी शपथ लेने वाले हैं, वहीं खबर ये भी आ रही है कि दिलीप घोष को लेकर अग्निमित्रा पॉल ये दोनों भी मंत्री पद के रूप में शपथ ले सकते हैं और भी कुछ लोगों के नामों की चर्चा हो रही है। तो फिलहाल अभी देखिए इसी का इंतजार है हम सभी को कि और किन किन नामों पर जो है आज मुहर लगती है और कौन कौन से शपथ जो ऐसे जो मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल किए जा रहे हैं, क्या क्या जो और नाम आ सकते हैं। फिलहाल अभी देखिए दिलीप घोष और अग्निमित्रा का नाम जो है सबसे आगे चल रहा है। शंकर घोष का भी नाम सामने आ रहा है, नीतीश तिवारी का नाम सामने आ रहा है, राजेश कुमार जो कि जगदल से उन्होंने प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और वो जीत हासिल की है, उन्होंने IPS पूर्व IPS अधिकारी रह चुके हैं। अर्जुन सिंह का नाम सामने आ रहा है। तो कई सारे ऐसे चेहरे हैं जिनका नाम सामने आ रहा है जो कि आज शपथ ले सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर अनिल जी एक चीज देखने वाली जरूरी है कि ये शुभेंदु अधिकारी जब शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के रूप में, तो फिर कहते हैं ना कि टीम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि टीम में सामंजस्य भी होगा और बहुत उम्दा लोगों को जो चुना जाएगा इस टीम में, खासतौर से जब दिलीप दा की बात आती है। अभी जैसा कि संगीता बता भी रही हैं कि पुराने कद्दावर लीडर रहे हैं और पश्चिम बंगाल की राजनीति को कहते हैं ना रग रग से समझना, तो दिलीप घोष जी का शामिल होना, उनको साथ ही साथ अग्निमित्रा पॉल और अग्निमित्रा पॉल को लाकर सामने खड़ा करना, यानी जो महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण की जो तस्वीर भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत करना चाह रही है, तो ये जो तमाम जो नाम हैं वो एक तरीके से शुभेंदु अधिकारी की टीम को बहुत मजबूत आधार प्रदान करेंगे, बहुत मजबूत नींव होगी इस टीम की। एक कहावत चलती है, ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे ये बात, वो इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत संघर्ष करके, बहुत जनता के बीच जाके काम करके इस स्थान को पाया है। इसका लाभ उसको क्या हुआ, इसका नुकसान जो हुआ वो हुआ कि वो अपनी नीतियां बहुत देर से लागू कर पाएगी, लेकिन इसका फायदा ये हुआ उसके जितने नेता है ना वो सारे मजे हुए नेता है, जिसे कहते हैं ना कि अनुभव की अग्नि में तब तो वो सब कुंदन बन गए हैं। तो अब उनके अंदर इतनी विशेषताएं आ गई है, जब वो काम करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को लेके आगे बढ़ेंगे ना, तो वहाँ गलती की गुंजाइश नाक के बराबर रहेगी। आपने नाम लिया दिलीप घोष जी का, आपने नाम लिया अग्निमित्रा पॉल जी का, आपने नाम लिया शंकर घोष जी का, ऐसा अनेकों लिस्ट है। वहां पे आप जिसकी भी बात करेंगे वो उनका अनुभव इतना ज्यादा है वहां पे, और जनता के बीच रह के अब उनको ये नहीं पूछना पड़ेगा जनता के बीच जाके आपकी समस्या क्या है, वो जनता के बीच रहे हैं, उनको सब मालूम है उनकी समस्या क्या है, देश की जरूरतें क्या है, राज्य की जरूरतें क्या है। और सबसे बड़ी बात जब डबल इंजन की बात आती है
तो अभी तक जितनी जो केंद्रीय योजना थी जिनके ऊपर कहीं बीजेपी की केंद्रीय सरकार ज्यादा पॉपुलर ना हो जाए उनको रोक रखा था, उनके ऊपर ताला लगा रखा था। संगठन के स्तर पर जो संगठनात्मक संरचना होती है उसको कैसे मजबूती देना होता है, उसे मजबूत करने के लिए जो करना होता है वो तमाम काम इन नामों ने किया है। और यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उनकी टीम में जो लोग शामिल होने वाले हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं।